नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार देखते आ रहे हैं राजस्थान जीके की क्लासें और हम पढ़ रहे थे बीकानेर का इतिहास। लास्ट क्लास में हमने देखा था राय सिंह के बारे में। राय सिंह के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। ध्यान रखें साथियों, बीकानेर इतिहास हम पढ़ रहे थे। बीकानेर इतिहास की स्थापना कौन करता है या बीकानेर रियासत की स्थापना कौन करता है? तो बीकानेर रियासत की स्थापना करते हैं बीका। कब करते हैं? 1465 में। उसके बाद राजा बनते हैं बीका के बेटे लूणकरण। लूणकरण के बाद राजा बनते हैं जैतसी, और जैतसी के बाद राजा बन जाते हैं कल्याणमल। कल्याणमल के बाद राजा बनते हैं कौन? राय सिंह। राय सिंह के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था और हम पढ़ेंगे। राय सिंह का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़ कभी राजा नहीं बना, लेकिन पृथ्वीराज की प्रसिद्धियां बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। बात करेंगे सबसे पहले बीका की। बीका बीकानेर रियासत की स्थापना करता है, इसलिए इसको बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें लूणकरण की, तो लूणकरण के बारे में हम साथियों बात करें तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार बीका कर चुका था, फिर भी और विस्तार करते हैं और चौहान ददरेवा में जो चौहान रहते हैं उन पर आक्रमण करता है और ददरेवा को चौहानों को वहां से भगाकर राठौड़ की स्थापना करता है। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने किताब लिखी, लूणकरण के लिए किताब लिखी बीटू सूजा ने, जिसका नाम था राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिरो छंद में लूणकरण को बीटू सूजा ने क्या कह दिया? कलयुग का कर्ण। साथियों ध्यान रखें, अभी ग्राम सेवक का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सवाल कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है। तो ध्यान रखें, कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा गया है। किसके द्वारा? बीटू सूजा इतिहासकार थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? राव जैतसिरो छंद। और राव जैतसिरो छंद में किसको कलयुग का कर्ण कहा है? तो लूणकरण को। उसके अलावा एक और लेखक थे जिनका नाम था जयसोम। क्या नाम था? जयसोम ने पुस्तक लिखी करमचंद वंशोत्कीर्तम में लूणकरण को कर्ण की संख्या किसने दी है? तो साथियों ध्यान रखें, ये दी है जयसोम ने। इतनी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करने वाले हैं साथियों, लूणकरण के बाद हम बात करेंगे जैतसी की, कि जैतसी 1541 में मालदेव से युद्ध करता रहता है, जिस युद्ध का नाम होता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। और जैतसी इस युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल और परिवार को भेज देता है शेरशाह सूरी के पास, और खुद इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है और कब्जा हो जाता है किसका? मालदेव का साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे, अब कल्याणमल शासक बनता है बीकानेर का 1541 में, लेकिन ये रहता है शेरशाह सूरी के पास। और 1544 में एक युद्ध होता है, ग्रीसुमेल का युद्ध, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की मदद करते हैं कल्याणमल और एक मेड़ता के शासक थे जिनका नाम था वीरमदेव। और शेरशाह सूरी राठौड़ों की जो कूटनीति थी, फूट थी, इसका फायदा उठाता है और मालदेव को हरा देता है। उसके बाद कल्याणमल शासक रहता है कहाँ? 1544 में बनता है। 1570 में लगता है नागौर दरबार में कल्याणमल जाता है अपने दोनों बेटे जिनका नाम था राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर जाता है कल्याणमल अकबर के दरबार में या नागौर दरबार में। नागौर दरबार का वास्तविक उद्देश्य था कि जो अकाल पड़ा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए, और जाता है। और कल्याणमल बीकानेर के राठौड़ों का पहला राजा था या पहला शासक था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। तो साथियों ध्यान रखें, 1570 का जो नागौर दरबार था उसमें कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। राठौड़ों का पहला राठौड़ शासक हम कोई भी कहेंगे तो कौन रहेगा? कल्याणमल। और इन्हीं के साथ एक और जो जोधपुर का शासक था राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद शासक बन जाता है राय सिंह, और राय सिंह के बारे में हम देख चुके हैं अंतिम कक्षा में
कि राय सिंह को सबसे पहले जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जब मारवाड़ या जोधपुर का शासक कौन था? चंद्रसेन, और अकबर के खिलाफ वो संघर्ष कर रहा था। अकबर के खिलाफ संघर्ष करते टाइम प्रशासक राय सिंह को नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखें, जोधपुर का प्रशासक रहता है 3 साल, 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक। 1572 से 1574 ईस्वी तक जोधपुर का प्रशासक कौन रहता है? राय सिंह। उसके बाद हम राय सिंह के बारे में और पढ़ें थोड़ा सा, तो साथियों ध्यान रखें कि जो राय सिंह है जोधपुर का प्रशासक हो गया। उसके बाद ये एक मिर्जा विद्रोह होता है मुगलों के खिलाफ। जो गुजरात के जो मिर्जा शासक थे, गुजरात में जो राजपूत शासक थे वो मिर्जा कहलाते थे, और मिर्जा विद्रोह होता है जो विद्रोह भी कल्याणमल दबा देता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से अकबर मान सिंह पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, उसी प्रकार जहांगीर राय सिंह पर भी आंख बंद करके विश्वास करता था। तो कह सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार जयपुर विश्वसनीय उनकी रियासत थी, उसी प्रकार बीकानेर भी एक विश्वसनीय रियासत थी मुगलों के लिए। अकबर के दरबार में राय सिंह जाता है तो अकबर को 4000 राय सिंह को 4000 की मनसब की उपाधि दी जाती है अकबर के द्वारा। जब अकबर बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले खबर जहांगीर करता है किसको? राय सिंह को। और उसके अलावा जब अकबर के बेटे ने विद्रोह कर दिया, तो जहांगीर के बेटे ने अकबर का बेटा खुसरो विद्रोह कर देता है, तो अकबर अपने बेटे का विद्रोह दबाने के लिए जाता है और आगरा के किले की जिम्मेदारी किसको सौंप कर जाता है? राय सिंह को। तो कह सकते हैं कि राय सिंह उनका एक विश्वसनीय सैनिक था। जब जहांगीर राजा बनता है तो 5000 की मनसबदारी दे देता है किसको? राय सिंह को। साथियों उसके बाद हम बात करें राय सिंह के कुछ निर्माण कार्यों की, हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने जूनागढ़ बीकानेर का किला, जिसे जूनागढ़ किला कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। जूनागढ़ के किले में प्रशस्ति लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति, जिसके रचनाकार हैं जैता नाम के व्यक्ति, जिनके रचनाकार हैं। उसके बाद हम बात करें, जो जूनागढ़ के किले पे एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल, और सूरज पोल पर जयमल मेड़ता और पत्ता चुंडावत की भी मूर्तियां लगी हुई है। तो साथियों ये था किसके बारे में? राय सिंह के बारे में। उसके अलावा राय सिंह की एक बात और है कि मुंशी देवी प्रसाद एक इतिहासकार है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है। तो दोनों ध्यान रखें कि कर्ण आएंगे बीकानेर के इतिहास में। कलयुग का कर्ण लूणकरण और राजपुताने का कर्ण राय सिंह। साथियों ये चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़। ये मैंने रिवीजन बीकानेर के इतिहास का पीछे का थोड़ा रिवीजन आपको करवा दिया है। देखें, बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़। मैंने बताया कि अभी कल्याणमल जो नागौर दरबार लगा था उसमें जाते हैं अपने दोनों बेटों को लेकर, पृथ्वीराज राठौड़ और साथ में कौन जाते हैं? राय सिंह। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो ध्यान रखें कि पृथ्वीराज राठौड़ राजा नहीं बना, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान था, अकबर को प्रभावित कर रहा था अपनी किताबों से। तो अकबर उनको एक किला दे देते हैं। कौन सा किला साथियों? गागरोन का किला। गागरोन का किला। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। गागरोन का किला दे देता है, और ये कहाँ रहते हैं पृथ्वीराज राठौड़? गागरोन के किले में। साथियों गागरोन के किले में रहते हैं, और वहां रहते रहते कि किताब लिख देते हैं, जिस किताब का नाम क्या होता है? देखें इधर, उस किताब का नाम है वैली कृष्ण रुक्मणी। वैली कृष्णरी रुक्मणी या वैली कृष्णरी रुक्मणी। उसके बाद हम बात करें या वैली कृष्ण रुक्मणी रे, ऐसे ध्यान रख ले, वैली कृष्ण रुक्मणी रे। वैली कृष्ण रुक्मणी रे की बात करें तो बैठे बैठे लिख देते हैं एक किताब। पृथ्वीराज राठौड़ की बहुत ही अच्छी किताब है ये। कहा जाता है कि ये किताब ये लिखता है और फिर जाता है अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में जाकर कहते हैं, अकबर के दरबार में जाकर अकबर को कहते हैं कि ये मैंने किताब लिखी है, आप इसको पढ़कर बताएं कि कैसी है। इस किताब में कृष्ण जी और रुक्मणी की रोचक प्रेम की जो कहानी है वो दिखाई गई है। अब अपने को पता है कि अकबर उस अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था।
अकबर के दरबार में एक कवि साथी और रहते थे जिनका नाम था दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जो क्या अकबर के दरबार में एक विद्वान का काम करते थे। ऐसा नहीं है कि विद्वान का काम, ये एक सेनापति का भी काम करते थे। और इधर पृथ्वीराज राठौड़ भी एक सेनापति का तलवार के साथ साथ कलम से भी अपना काम करते थे। दुर्सा आड़ा को दी जाती है किताब, और दुर्सा आड़ा उसको 2-4 दिन में पढ़कर दरबार में आते हैं तो अकबर पूछते हैं कि हाँ बता भाई कैसी किताब रही। तो दुर्सा आड़ा कहते हैं साहब हमारे हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ हैं, चारों ग्रंथ के नाम है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, लेकिन अगर इसको मैं 5वां वेद कहूं तो वो कोई अतिशोक्ति से कम नहीं है। तो ध्यान रखें 5वां वेद, और कहा कि 18 पुराण है, अगर इसको मैं 19वां पुराण कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखें दुर्सा आड़ा वेली कृष्ण रुक्मणी बुक को 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करें पृथ्वीराज राठौड़ के दुर्सा आड़ा ने क्या बोला, 5वां वेद और 19वां पुराण। उसके बाद हम बात करें जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी किताब थी, ये साथियों 2 भाषाएं थी हमारे, एक डिंगल एक पिंगल। ये लिखी हुई डिंगल भाषा में, पश्चिम में जो भाषा थी वो डिंगल और पूर्व में जो भाषा थी वो साथियों कहलाती है पिंगल। ध्यान रखें तो बीकानेर पश्चिम में उपस्थित था तो किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में। उसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं कि जेम्स टोड ने इस किताब को क्या कहा है, दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और जेम्स टोड ने इसको कहा है क्या, जेम्स टोड ने साथियों इसको कहा है कि 10,000 घोड़ों 10,000 घोड़ों के अस्तबल के बराबर। कह सकते हैं कि 10,000 घोड़ों का अस्तबल या 10,000 घोड़ों का जो बल है, अगर इसको पढ़ ले आदमी तो इतना बल आ जाता है। तो साथियों ध्यान रखें 10,000 घोड़ों का अस्तबल किसके बराबर है, कर्नल जेम्स टोड ने वेली कृष्ण रुक्मणी की किताब के लिए कहा है। वेली कृष्ण रुक्मणी किताब के लिए जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों के ताकत के बराबर इसको बताया है। उसके अलावा बात करें वेली कृष्ण रुक्मणी हो गई, इसके अलावा इनकी किताब की बात करें, किताब इनकी गंगा लहरी, अच्छी किताब है गंगा लहरी। उसके बाद साथियों हम बात करें तो इनकी किताब है दशरथ वराउत, दशरथ वराउत, दशरथ वराउत। उसके अलावा साथियों इनकी एक किताब और है जिसका नाम है दसम भागवतरा दुआ, दसम भागवतरा दुआ। ये कुछ इनकी इंपोर्टेंट 4 किताबें हैं, ध्यान रखें वेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दशरथ वराउत और दसम भागवतरा दुआ। उसके अलावा साथियों हम इनके बारे में और चर्चा करें तो ध्यान रखें एक हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया के बारे में बात करने में बता दूं कि जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे कर दी, तो ध्यान रखें कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना टोडर वंश के राजकुमारों से करी। टोडर वंश का राजकुमार वो राजकुमार थे जो लिखना पढ़ना उसके साथ साथ युद्ध करना जानते थे, वो ही तुलना कर दी जेम्स टोड ने किसकी, पृथ्वीराज राठौड़ की। तो टोडर वंश के राजकुमारों से तुलना कौन कर देता है, जेम्स टोड किसकी कर देता है साथियों, पृथ्वीराज राठौड़ की। उसके अलावा बात करें कि इटली के इतिहासकार थे जिनका नाम था एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी या कोई तेसीटोरी भी इसको बोल देते हैं। तो ध्यान रखें एलपी टेसीटोरी पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कह देंगे, डिंगल का होरेस। ध्यान रखें होरेस एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो विदेश का था, और डिंगल का कोई प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ है तो पृथ्वीराज राठौड़, इसलिए एलपी टेसीटोरी क्या बोल देते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस। एग्जाम में आया वो सवाल है डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा था साथियों, एलपी टेसीटोरी ने। अब बात कर रहे हैं हम कन्हैयालाल सेठिया की। साथियों कन्हैयालाल सेठिया एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और प्रसिद्ध इतिहासकार एक किताब लिखते हैं जिनका नाम होता है पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। पाथल और पीथल की हम बात करें तो पाथल का मतलब है, पाथल का उन्होंने मतलब रखा है प्रताप से, महाराणा प्रताप से, और पीथल का पृथ्वीराज राठौड़ से। पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप को आधार मानते हुए पाथल और पीथल किताब लिखी किसने, कन्हैयालाल सेठिया ने। तो साथियों ये था पृथ्वीराज के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्ण सिंह के बारे में। साथियों अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथियों दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। थैंक यू।